मित्रों, मैं आप लोगों को डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, एडमिशन, प्रोडक्शन ऑफ एंड इम्पाउंडिंग ऑफ द एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पूरे केस के दृष्टिकोण से और पूरे सूट के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा चीज इस पर ही डिपेंड करता है। यह है क्या चीज, पहले इस चीज को आपको जानना है और इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है, कहाँ पर, दूसरी बात है कहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं, किस रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ कहाँ पर आपका स्कोप है वकालत का। इसमें इस चीज को भी आपको देखना होगा कि यदि कोर्ट इसको रिजेक्ट करता है तब क्या किया जा सकता है, कोर्ट अलाउ करता है तब क्या किया जा सकता है। इन सारी चीजों पर आज आप लोगों को चर्चा करूंगा। यहाँ पर डिस्कवरी का मतलब होता है कि किसी पार्टी को, ठीक है ना, अपोजिट पार्टी को कंपेल किया जाता है किस चीज के लिए, कि उसने जो प्लीडिंग्स में अपना दिया है उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं और उससे संबंधित जो तथ्य हैं उसकी जानकारी वो उपलब्ध कराए। तो दो चीजें होती है, इसमें तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होता है, दूसरा डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। इसकी चर्चा तो मैं अभी करूंगा डिटेल में। तो यह स्टेज कब आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि स्टेज कब आता है। जब आप सूट फाइल करते हैं, सूट फाइल कौन करता है, प्लेंटिफ कर रहा है सूट फाइल। सूट जब फाइल करता है तो सूट में क्या होता है, सूट कंटेंस ऑफ प्लीडिंग्स, ठीक है ना, प्लीडिंग्स होती है। और उसके बाद मौका आता है डिफेंडेंट का, जब उसको समन जाता है तब उसको मौका दिया जाता है WS फाइल करने का, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का। रिटर्न स्टेटमेंट को भी हम प्लीडिंग्स कहते हैं, ठीक है ना, रिटर्न स्टेटमेंट को भी हम प्लीडिंग्स कहते हैं। जो प्लीडिंग्स वह भी है जो पिटीशन दिया गया है, जो सूट में जो ड्राफ्ट किया गया है वो भी प्लीडिंग्स है, और जो WS फाइल किया गया है अपोनेंट के द्वारा, मतलब डिफेंडेंट के द्वारा, वह भी प्लीडिंग्स है। तो जब दोनों तरफ से फाइल हो जाता है, सूट फाइल हो जाता है और उसके बाद WS फाइल हो जाता है, तब उसके बाद समय आता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की बात उसके बाद आती है। अब इसका पर्पस क्या है, यदि आप पर्पस को जान लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज। इसका पर्पस है कि आपने जो प्लीडिंग्स में दिया है और उसमें बहुत सारी चीजें वेग है। आप जो है प्लीडिंग्स में अपनी चीजों को दिए हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्लेंट को फाइल किया और प्लेंट में आपने बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए। इन एलिगेशंस जो लगाए हैं उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वह तो जानना चाहेगा आपका जो रिस्पोंडेंट है, जो डिफेंडेंट है, वो जानना चाहेगा, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है। यदि आप बहुत अस्पष्ट टाइप का चीज, बहुत एम्बिगुअस टाइप का एलिगेशंस लगा रहे हैं और कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वह आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, क्योंकि उसको अपने आप को डिफेंड करना है। उसको क्या करना है, अपने आप को डिफेंड करना है। तो डिफेंड करने के लिए यदि क्लैरिटी नहीं होगी तब ऐसी स्थिति में वो डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप को, और तब ऐसी स्थिति में कोर्ट का समय वह बर्बाद होगा। कोर्ट के सामने यदि क्लैरिटी नहीं होगी तो कोर्ट का समय बर्बाद होगा। तो यह तो हुआ आपका जो प्लेंट फाइल किया एज एन प्लेंटिफ। अब डिफेंडेंट ने जो WS फाइल किया, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, वह कुछ ऐसा फाइल किया कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब ऐसी स्थिति में जो प्लेंटिफ है वह भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की बात करेगा, कंटेंट की बात करेगा। तो वहां जिससे कि वह जो वह डिफेंस ले रहा है उसका वह जवाब दे सके, ठीक है ना, रेप्लिकेशन वह कर सके। तो इसके लिए भी उसको वह क्लैरिटी के लिए ये डिस्कवरी की बात की जाती है, इसीलिए इसका प्रोविजन किया गया है। ये आप ऑर्डर 12 में जब जाएंगे तो डिस्कवरी इंस्पेक्शन की बात कही गई, ऑर्डर 11 में डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की बात कही गई, ऑर्डर 12 में एडमिशन की बात कही गई है, और ऑर्डर 13 में प्रोडक्शन, इम्पाउंड एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कही गई है, और ऑर्डर 19 में एफिडेविट की बात कही गई। इस चारों जो ऑर्डर हैं इन सबको एक साथ जब आप पढ़ेंगे तब पूरे सूट की चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यह तो क्लियर हो गया कि आप डिस्कवरी ऑफ जो फैक्ट्स क्या है, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है। अब सूट में दो चीजें होती है, एक तो होता है फैक्ट्स ऑफ द केस, जिसको फैक्टा प्रोबांदा कहते हैं, ठीक है, फैक्टा प्रोबांदा कहते हैं। इसमें क्या है, फैक्ट्स ऑफ द केस है और नेचर ऑफ द केस के बारे में इससे पता चलता है। दूसरा है वह होता है फैक्टा प्रोबेंसिया,
फैक्टा प्रोबेंसिया। यह फैक्टा प्रोबेंसिया क्या है? यह एविडेंस की बात करता है, ठीक है ना, एविडेंस ऑफ द केस की बात करता है। तो एक चीज आप ये जान लीजिए, जब हम डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फैक्ट्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, हम उससे वह एविडेंस की बात नहीं कर रहे हैं जो उसका बचाव है। क्योंकि आप जो प्लीडिंग्स में डालते हैं वो फैक्ट्स ऑफ द केस ही डालते हैं, ठीक है ना, फैक्ट्स ऑफ द केस ही डालते हैं, आप एविडेंस नहीं डालते हैं। एविडेंस कब आता है सामने? जब आपका डिपोजिशन सामने आता है, जब आपसे मांगा जाता है कि आप ये एविडेंस जमा करिए, तब आता है, उसके पहले वह नहीं आता है। तो यहाँ पर जो आप डिस्कवरी की बात हम कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट्स की, वह सिर्फ और सिर्फ फैक्टा प्रोबेंडा को ही लेकर है, या फैक्टा प्रोबेंसिया को लेकर नहीं है। फैक्टा प्रोबेंसिया पर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसका मेन डिफेंस है। आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लीडिंग्स है, उसमें यदि कोई अस्पष्टता है तो उसकी बात यहाँ पर की जाती है, और पूरा केस उसी पर डिपेंड करता है। बाद में कि उसको प्रूव करना नहीं करना वो फैक्टा प्रोबेंसिया पर आता है, लेकिन फैक्टा प्रोबेंसिया को इस स्टेज में आप उस पर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, उस पर इंट्रोगेटरी नहीं बना सकते हैं। अब क्या होता है, ये कैसे होता है, कैसे आप उसको डिस्कवर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यहाँ पर इंटेरोगेटरीज की बात आती है। इंट्रोगेटरीज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि प्लेंट फाइल किया गया और डिफेंडेंट ने फाइल की प्लीडिंग्स, WS फाइल किया। अब उसमें बहुत सारे जो क्वेरीज हैं, जो अस्पष्टता है, उसके लिए क्वेश्चन सप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चनेयर जो है वो पूरा बनाया जाएगा, जिसको कि हम इंटरोगेटरीज कहते हैं। और वह इंटरोगेटरीज बनाने का राइट दोनों का है, यह राइट प्लेंटिव को भी है और वह डिफेंडेंट को भी है। यदि प्लेंटिव को लगता है कि डिफेंडेंट ने अस्पष्ट तरीके से जवाब दिया है तो इंट्रोगेटरीज तैयार करता है, और यदि डिफेंडेंट को लगता है कि प्लेंट में सही सही चीजें नहीं दी गई हैं, तब वो इंट्रोगेटरीज तैयार करता है, और इंट्रोगेटरीज तैयार कर कर वह जज के सामने पेश करता है। जब इंट्रोगेटरीज पेश कर दिया जाता है तब उसके 7 दिनों के अंदर उनको निर्णय लेना होता है, कि वो देखेंगे कि सही है गलत है क्या है, उस चीज को वो खुद जज करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने इंट्रोगेटरीज दिया और सीधे जज साहब उठाए और अपोजिट पार्टी को दे दिया, ऐसा नहीं होता। वह उसको जज करते हैं, इंट्रोगेटरी जो दिया गया है वह सही है गलत है, ये परेशान करने के लिए दिया गया है, ये इसको लटकाने के लिए दिया गया, इन सारी चीजों को जज साहब जो है वो समझते हैं, और समझने के बाद तब वह अपोजिट पार्टी को वह सप्लाई करते हैं, कोर्ट के द्वारा अपोजिट पार्टी को वह दिया जाता है, और 10 दिनों के अंदर अपोजिट पार्टी को इसका जवाब देना होता है। तो जवाब जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, और वह पूरे आपके प्लीडिंग्स का पार्ट बनता है, उसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट किया गया है। अब डॉक्यूमेंट की जेन्युइनिटी, जैसे मान लीजिए कि टाइटल सूट आपने फाइल किया है, और जब टाइटल सूट आपने फाइल किया है तो वहां पर आपको पता है कि बहुत सारा फर्जी डॉक्यूमेंट भी कन्वेंस डीड बनता है, तो वह जो डीड बनाया गया उस पर थोड़ा कंफ्यूजन है। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, तो वहां भी उसी ढंग का तरीका अपनाया जाता है, क्या क्या आपको चाहिए वो सारी चीजों को, और जज जो है वो कंपेल करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि उसके बिना तो वो निर्णय ले ही नहीं सकते हैं कि वह लिस्ट ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वह सप्लाई करिए। जब आप सूट फाइल करते हैं तो जज साहब कंपेल करेंगे कि लिस्ट ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सप्लाई करिए। जब लिस्ट ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जब सप्लाई हो जाएगा जो उनके पावर में है, और तब उसमें कुछ कंफ्यूजन है, तब ऐसी स्थिति में अपोजिट पार्टी जो है वह कर सकता है कि हमको यह जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी पूरी कॉपी को उपलब्ध कराया जाए, उसको फिर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। यह होता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब है कि यह आप सीधे उठाए और एप्लीकेशन में तो नहीं डाल सकते, एक जनरल एप्लीकेशन तो है नहीं, तब इसके लिए पूरा फॉर्म दिया हुआ है। कभी भी जब आप सूट फाइल करें और इंट्रोगेटरीज आपको बनाना हो, ठीक है ना, इंट्रोगेटरीज आपको बनाना हो,
तब आप अपेंडिक्स सी में जाएं और वहां पर फॉर्म 1 एंड 2 जो है, अपेंडिक्स सी का फॉर्म 1 एंड 2 स्पेशली इसी पर्पस के लिए, एक पार्टी जो इंट्रोगेटरीज देता है, दूसरा जो उस पर जवाब देता है। अपेंडिक्स सी में आप पूरा देखेंगे कि फॉर्मेट बना हुआ है। सीपीसी जब आप अपेंडिक्स में जाएंगे और जब शेड्यूल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और बहुत सारा चीज क्लियर आपको होगा। प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से वह बहुत ही रेलेवेंट है। अब है कि यदि मान लीजिए कि आपने सप्लाई नहीं किया तो इंट्रोगेटरीज आपको दी गई, और यह एक चीज को और भी जान लीजिए कि जब आपको दिया जाता है इंट्रोगेटरी तो वो कोर्ट के थ्रू दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग का वह पार्ट है, और कोर्ट यदि यह दे रहा है तो कंपल्सन है कि आप उसको दीजिए। इसका मतलब है कि वो जुडिशियल ऑर्डर है और आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है ना, यू शुड हैव फॉलो दैट। आपको बहुत ही क्लियर तरीके से उसको फॉलो करना है। नहीं करते हैं तो उस पर क्या एक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यदि मान लीजिए प्लेंटिफ जो है वह इंट्रोगेटरीज को सप्लाई नहीं करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। यदि डिफेंडेंट इंट्रोगेटरीज का जवाब सप्लाई नहीं करता है तब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। यदि प्लेंटिफ नहीं करता है तब ऐसी स्थिति में उसका सूट डिसमिस हो सकता है। ठीक है ना, यदि प्लेंटिफ नहीं करता है इंट्रोगेटरीज का जवाब सप्लाई, तब ऐसी स्थिति में उसका सूट डिसमिस हो सकता है। और यदि डिफेंडेंट नहीं करता है तो उसका जो डिफेंस है उस डिफेंस को स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। वह जो डिफेंस उसका है, कोई भी डिफेंस जो लिया है अपने प्लीडिंग्स में, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसका वह उस पार्ट को एक हटा दिया जाएगा। उस पार्ट को छोड़ के बाकी बातें आएंगी, जो ऑर्डर पास होगा वहां तो डिसमिस हो गया, जो उसको छोड़कर जो पार्ट बचा हुआ उस पर ऑर्डर होगा, उसका सूट तो डिसमिस हो गया। और यदि यहाँ सूट डिसमिस नहीं हुआ क्योंकि जो डिफेंडेंट ने सप्लाई नहीं किया है, तो डिफेंडेंट ने जिस पार्ट की चीजों को सप्लाई नहीं किया है उसका उस चीज को स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, वह उसके प्लीडिंग से बाहर कर दिया जाएगा, उसका वो डिफेंस सुना ही नहीं जाएगा। कि नहीं होता है तब क्या होता है। अब है कि यदि मान लीजिए ये बहुत इररिलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछा गया, इंट्रोगेटरीज में बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया, तब ऐसी स्थिति में अपोजिट पार्टी इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। यह कह सकता है कि यह बहुत ही वेक्सस है, यह जो है इररिलेवेंट है, ठीक है ना, स्कैंडलस है जो क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरी चीज ये कह सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट है। इंट्रोगेटरीज का जवाब वो बहुत ही सिंपल तरीके से दिया जाना चाहिए, दैट इज नॉट ए क्रॉस एग्जामिनेशन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब है कि इंट्रोगेटरीज का कुछ जनरल रूल्स हैं, कुछ जनरल रूल दिए गए हैं इंट्रोगेटरीज के, करीब 20 रूल हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, इंट्रोगेटरीज में बी एडमिनिस्टर्ड इन राइटिंग विद द लीव ऑफ द कोर्ट and subject to the such conditions and limitations as may be prescribed by it। यहाँ पर जो कोर्ट के परमिशन से, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया, कोर्ट के परमिशन से को एडमिनिस्टर किया जाएगा। एडमिनिस्टर करने का मतलब कि अब जो मान लीजिए प्लेंटिफ है वह डिफेंडेंट को देगा थ्रू कोर्ट। कोर्ट को बाईपास कर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पहला रूल क्या है कि उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, प्लेंटिफ करेगा, डिफेंडेंट को देगा, डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ, वो एडमिनिस्टर्ड बाय ईच अदर। दूसरा है कि जो इंट्रोगेटरीज दी गई है वो कोर्ट को दी जाएगी और कोर्ट जो है उसको 7 दिनों के अंदर उस पर अपना निर्णय लेगा और तब वो अपोजिट पार्टी को हैंड ओवर करेगा। और तीसरा क्या है कि जो अपोजिट पार्टी है वो 10 दिनों के अंदर इस पर अपना जवाब तैयार कर हैंड ओवर करेगा। अब यहाँ एक बात अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं करने पर क्या होगा, एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको जानना है। वो क्या है कि कोई भी पार्टी एक इंट्रोगेटरी से ज्यादा
सप्लाई नहीं करेगा, सबमिट नहीं करेगा। एक इंट्रोगेटरी ऐसा नहीं है कि इसने इंट्रोगेटरी दी, उसका जवाब आया, फिर उसने इंट्रोगेटरी तैयार करके दे दिया, ऐसा नहीं होता। तब तो ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलता रहेगा और केस कभी खत्म नहीं होगा। तो जो पर्पस है डिस्कवरी का, वह पर्पस तो डिफीट हो जाएगा। जो पर्पस है वह पर्पस क्या होगा, डिफीट हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटरी जो है वह एक पार्टी जो है वह एक से ज्यादा नहीं देगा। यदि बहुत एक्सेप्शनल केस हो तब ऐसी स्थिति में यह दिया जा सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज है कि इंट्रोगेटरीज को मानना और नहीं मानना, क्योंकि यदि कोर्ट पर वह निर्भर करता है कि वो इंट्रोगेटरीज को रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं आपने जो सही नहीं दिया है, तो वह पूरी तरह से वह कोर्ट पर निर्भर करता है। और इसके लिए न तो आप अपील में जा सकते हैं और न ही आप सिविल रिवीजन मिसलेनियस सिविल पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है ना, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब हम दो पार्टियों की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं प्लेंटिफ की और हम बात कर रहे हैं किसकी, डिफेंडेंट की। अब सपोज करिए डिफेंडेंट जो है वह कंपनी है, कॉरपोरेशन है। डिफेंडेंट जो है वह कंपनी है, कॉरपोरेशन है। तो डिफेंडेंट यदि कंपनी और कॉरपोरेशन है तो फिर इंट्रोगेटरी कोर्ट के माध्यम से किसको दिया जाएगा? तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो ऑफिसर है कॉरपोरेशन का या कंपनी का, कोई भी ऑफिसर, यदि ऑथराइज ऑफिसर हो तो बढ़िया है, लेकिन यदि ऑथराइज ऑफिसर न हो तो कॉरपोरेशन का कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है उसको कोर्ट के माध्यम से इंट्रोगेटरी जो है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी। वहां पर जो कॉरपोरेशन है या फिर वह जो कंपनी है उसमें किसी भी ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया जाए कोर्ट के माध्यम से, और उनको जो जवाब दिया जाएगा वो कंपनी के बिहाफ में जवाब। दूसरा है, अभी मैंने आप लोगों को बतलाया कि कोर्ट यदि चाहे तो आपकी इंट्रोगेटरीज को रिजेक्ट कर सकती है। किस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर सकती है? कहेगी स्कैंडलस है, इररिलेवेंट है, अननेसेसरी कोर्ट को लिंगर करने का प्रयास है। तो यह सारी चीजों को कोर्ट कर सकती है। तो यह तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है और आपको जानना है। दूसरी चीज क्या है कि कोर्ट किस आधार पर रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये यदि आप जान लेंगे तो उसके अनुसार ही आप इंट्रोगेटरीज को बनाएंगे। पहला तो है कि इसमें एविडेंस का पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब आप एविडेंस को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, इंट्रोगेटरीज नहीं तैयार करेंगे। दूसरी चीज है कि वहां को कोई कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है उसका डिमांड आप नहीं करेंगे। और दूसरा चीज है जो इंट्रोगेटरीज है उसका नेचर क्रॉस एग्जामिनेशन की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज तो ट्रायल में आता ही है, यह नहीं होना चाहिए। तो यह सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इंट्रोगेटरीज को तैयार करते हैं, कोर्ट को सबमिट करते हैं। अदरवाइज कोर्ट क्या करेगा? अदरवाइज कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा। और यह मैंने आपको बताया कि कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। यदि सूट डिसमिस हो गया तब फिर मेरा क्या राइट बनता है? सूट डिसमिस होने के बाद राइट क्या बना मेरा? हम सूट को दोबारा फाइल कर सकते हैं, हम उसमें अपील में नहीं जा सकते, सूट को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आप इंट्रोगेटरीज का रिप्लाई नहीं सप्लाई किया, तब इसलिए आपका जो डिफॉल्ट था, डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर आपका सूट डिसमिस हुआ तो आप सेक्शन 141 के तहत रेस्टोरेशन में नहीं जा सकते हैं, आप अपील नहीं कर सकते। इसीलिए मित्रों, जब आप वकालत करें तो जब भी इंट्रोगेटरीज आपके सामने आए या फिर आप तैयार करें तो इस बात को ध्यान रखें कि कैसे तैयार करना है। इस बात को ध्यान रखें कि समयबद्ध तरीके से जवाब दे देना है, क्योंकि यदि कोर्ट कहीं आपका फेवरेबल नहीं रहा तो फिर डिसमिस होगा, और डिसमिस होने के बाद पार्टी के बीच में आपकी क्या स्थिति बनेगी, वह पार्टी आपको किस रूप में ब्लेम करेगा ये आपको पता है। देखिए, एक बात और भी आप लोग को बतला दूं कि वकालत तो ऐसे तो बहुत नोबल प्रोफेशन है, लेकिन बहुत दुधारी तलवार की तरह है।
जब तक आप रिलीफ दिलाते हैं क्लाइंट को तब तक आप बहुत अच्छे वकील माने जाइएगा, और यदि रिलीफ नहीं मिला और कहीं आपकी गलती से सूट डिसमिस हो गया तो ऐसी स्थिति में क्लाइंट तरह तरह का एलिगेशन लगाता है। और आप लोग चूंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि एक एक चीजों को, एक एक कदम आपको फूक फूक कर रखना है। एक एक डॉक्यूमेंट जो आपको जमा करना है वो उसको एक बार नहीं 10 बार चेक करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब आप एक बार जमा कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स कहीं गड़बड़ जमा कर देते हैं तब ऐसी स्थिति में वो रिवर्ट बैक वाली स्थिति नहीं होती है। आर्गुमेंट में आप गड़बड़ी कर सकते हैं, उसको रेक्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो आपने सप्लाई किया है और जो इंट्रोगेटरीज का जवाब आप सप्लाई करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लीडिंग्स। अभी मैंने कहा था कि जो कॉन्फिडेंशियल कुछ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है आप उस पर डिमांड आप नहीं कर सकते, उसको क्राउन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। वो क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पर्सनल कम्युनिकेशन है आपके लीगल एडवाइजर के साथ, तो आप वह डॉक्यूमेंट का डिमांड नहीं कर सकते। आपने ईमेल पर अपना कन्वर्सेशन किया है तो वह डिमांड आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। दूसरा चीज, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसको कि आप इस्तेमाल कब करेंगे, जब एविडेंस का समय आएगा, उसको भी आप डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट में उसका डिमांड नहीं कर सकते। इवन उसका इंस्पेक्शन भी करने की जब बात आती है तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली उस पर इंस्पेक्शन भी नहीं होता है क्योंकि वो एविडेंस का पार्ट बन जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या है, तो आपका जो कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उस पर डिमांड अपोजिट पार्टी नहीं कर सकता है। कुछ पर्सनल चैट है, कम्युनिकेशन है, उसका डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सूट के केस में, क्रिमिनल केस में डिफरेंट है। क्रिमिनल केस में ये सारी चीजों को सामने ले आया जाता है और वो सब एविडेंस का पार्ट बन जाता है। तीसरा क्या है, कोई पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड है और जिसके बाहर निकलने से वह लॉस हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट का जो है वह लॉस हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट सफर कर सकता है, तो इसीलिए उसका भी आप डिमांड नहीं कर सकते। वो सारा चीज क्या माना जाता है, वो माना जाएगा प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, क्राउन डॉक्यूमेंट माना जाएगा, इसलिए आप उसको उसका भी डिमांड नहीं कर सकते। अब आपने तो सप्लाई कर दिया, जो भी आपको अपना करना था वो सप्लाई आपने कर दिया, दोनों तरफ से जो है वह इंट्रोगेटरी का जवाब आ गया, डॉक्यूमेंट्स जो थे वह रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वह चले आए, इंस्पेक्शन जो करना था वह कर लिया। कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो आप सप्लाई नहीं करना चाहते हैं उसका इंस्पेक्शन का इजाजत कोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन आपने कर लिया, अब आपको अपना डिफेंस तैयार करना है। लेकिन इसके बाद का स्टेज आता है, आपने कर तो दिया लेकिन अब एडमिशन का स्टेज आता है कि जो डॉक्यूमेंट आपको मिले हैं और डॉक्यूमेंट जो है उसको आप एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट दिया गया या आपको इंट्रोगेटरी का जो जवाब दिया गया उसको आप एडमिट करते हैं। यदि आप एडमिट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनकर तैयार होता है। यह एडमिशन की जो बात कही गई है वह ऑर्डर 12 में कही गई है, लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं कि यह आपके लिए कंपल्सन नहीं है कि आप उसको एडमिट करिए और कोर्ट आपको इसके लिए दबाव नहीं दे सकता। इंट्रोगेटरी में आपको जो रिप्लाई करना है उसके लिए कोर्ट प्रेशर दे सकता है और यदि नहीं दिए तो डिसमिस कर सकता है, आपके डिफेंस को स्ट्राइक आउट कर सकता है जो डिफेंस का पॉइंट है। लेकिन यदि आप उसको एडमिट नहीं करते हैं तब ऐसी स्थिति में कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता है कि आप इसको एडमिट करिए। और आप यदि एडमिट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ डिफेंस वह बन जाता है और जब आप उस फैक्ट हैं क्या सकता नहीं पड़ती, ठीक है ना, प्रूव करने का। अब एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले नोटिस जारी किया जाता है या नोटिस टू एडमिट द फैक्ट्स ऑफ द केस, और जो कुछ भी है यहाँ पर क्या है कि एनी पार्टी टू ए सूट may give notice in writing that he admit the whole or any part of the case of the other side, कि आपको कोर्ट कंपेल कर सकते, आप उसको करिए। यहाँ पर क्या है, उसको कर सकते हैं। यदि पूरे को आप रिजेक्ट करना चाहे पूरे को करिए, उसके कुछ पार्ट को रिजेक्ट करना चाहिए कुछ पार्ट को करिए। आप जितना भी एडमिट करना चाहते हैं
वो करें। दूसरा है नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट। जो नोटिस में जो सप्लाई किया गया है, और नोटिस भी क्या है, नोटिस जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए भी आपको नोटिस दिया जाए, जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए भी आपको नोटिस दिया जाएगा कि आप उसको एडमिट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यदि आप एडमिट करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एविडेंस वह बन जाता है, ठीक है ना, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ बन जाता है वह एविडेंस। अब जजमेंट के मामले में क्या है, इस चीज को आप जान लीजिए कि जजमेंट इस पर आता है आपका एडमिशन पर, कि एडमिशन जो आपने किया या फिर नहीं किया उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना कोर्ट का काम। आपने एडमिट कर लिया, कोर्ट उस चीज को देखेगा कि वह सही है कि गलत है, और यदि वह उसको सही या गलत कुछ भी लगता है या लगता है कि कंट्रोवर्शियल है, तब ऐसी स्थिति में उसको रिजेक्ट कर सकता है। और वो उसको यदि एडमिट नहीं करता है, मेक इट ए पॉइंट, यदि कोर्ट एडमिट नहीं करता है तो इस पर कोई अपील नहीं हो सकती है। कोर्ट यदि इसको एक्सेप्ट नहीं करता है इस पर कोई अपील नहीं हो सकती है। लेकिन यदि बहुत ही कुछ क्रूशियल इशू हो, बहुत एक्सेप्शनल कुछ मामला हो, बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल इम्पोर्टेंस का मामला हो, तब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में आप रिवीजन के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बतला दूं कि इसका रिवीजन भी हाई कोर्ट अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पर पूरी तरह से कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। और यदि आप सपोज करिए कि आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं, डिफेंडेंट किसी की तरफ से हैं, और कोर्ट ने उसे एडमिट नहीं किया, अब आपका क्लाइंट बोल रहा है कि सर आप इस पर अपील फाइल करिए, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप क्लाइंट के बोलने पर अपील फाइल कर देंगे? क्या आप क्लाइंट के बोलने पर आप सिविल रिवीजन फाइल कर देंगे? सिविल रिवीजन मेंटेनेबल है, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि हाई कोर्ट इस चीज को डिस्करेज कर। अब इसके बाद आता है कि कोर्ट जो है वह किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रोड्यूस करने की बात आपको कर सकता है, उसको इम्पाउंड कर सकता है, और उसी को पावर है रिटर्न करने का, चाहे तो वो रिटर्न कर सकता है। तो अब यहाँ पर ऑर्डर 13 में इसकी चर्चा की गई है। अब आपसे कहा गया कि आप अपना पासपोर्ट जो है वह सरेंडर करिए, पासपोर्ट को प्रोड्यूस करिए, और आपके खिलाफ में मान लीजिए सूट फाइल हुआ है और आप देश से भाग सकते हैं, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको बेचिएगा, भाग जाएगा। तो जब यह इस बात को प्लेंटिफ सामने लाएगा तो कोर्ट कहेगा कि आप अपना यह डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए। अब कोर्ट को यदि लगता है ऐसा कि आप भाग सकते हैं या फिर कुछ मिसयूज हो सकता है उस डॉक्यूमेंट का, तब ऐसी स्थिति में उसको इम्पाउंड कर लेगा, मतलब उसको कॉन्फिस्केट कर लेगा, उसको वह जब्त कर लेगा। अब यदि उसको लगता है कि नहीं तो भाई डॉक्यूमेंट से कुछ हानि नहीं हो सकती है, केस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो रिटर्न कर सकता है। लेकिन यदि वह जब्त कर लेता है, यदि वह इम्पाउंड कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में आपके पास रेमेडी क्या है? सपोज करिए कि आपके क्लाइंट का पासपोर्ट जब्त हो गया, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जब्त हो गया जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी का ही कोई डॉक्यूमेंट ऐसा इम्पाउंड कर लिया, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्लाइंट आपके पास आएगा कि सर मेरा तो इम्पाउंड कर लिया गया, आप मेरे वकील इसको रिलीज कराइए। तो रिलीज कराना भी तो वकील का ही काम है ना। तब ऐसी स्थिति में वो सिविल रिवीजन फाइल करेगा, उसी कोर्ट में सिविल रिवीजन फाइल करेगा, ठीक है ना, मिसलेनियस सिविल पिटीशन फाइल होगा, और यह रिक्वेस्ट करेगा कि वह डॉक्यूमेंट को रिलीज किया। लेकिन यदि कोर्ट नहीं मानता है, तब ऐसी स्थिति में आपके पास रेमेडी क्या है? तब ऐसी स्थिति में हमारे पास रेमेडी है मैंडेमस रिट। हम आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे, और हाई कोर्ट से यह प्रेयर करेंगे कि मैंडेमस रिट को जारी किया जाए और उनको डायरेक्शन दिया जाए कि मेरा जो इम्पाउंड किया है डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को वो रिलीज करें, ठीक है ना, जिस डॉक्यूमेंट को उन्होंने इम्पाउंड किया है उसको रिलीज करें। तो दो रेमेडी आपके पास है बीइंग अ लॉयर। पहला क्या है कि आप सिविल रिवीजन फाइल कर सकते हैं उसी कोर्ट में। दूसरा, यदि कोर्ट उसको नहीं मानता है,
रिलीज नहीं करता है या फिर उसको डिसमिस कर देता है आपके पूरे केस को, तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे कि आप मैंडेमस याचिका दायर करेंगे हाई कोर्ट, संबंधित हाई कोर्ट पे। एक बात का ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, 226 सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है, वहां पर सिर्फ फंडामेंटल राइट का यदि हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। 226 का जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का है और वास्ट जुरिस्डिक्शन है, फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट के मामले में भी, लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट के मामले में। तो यहाँ पर आपका यदि डॉक्यूमेंट को सीज कर लिया गया है तो आपकी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है। तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप मैंडेमस याचिका जारी करेंगे और वह आपको रिलीज कराने की बात आप करेंगे। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, वह है एफिडेविट। ये पूरी चीजों को है। एफिडेविट की बात इसमें क्यों आती है? क्योंकि जब आप इंट्रोगेटरीज को सबमिट करते हैं और अपोजिट पार्टी से उसका जवाब मांगते हैं, तो अपोजिट पार्टी जो है वह विथ एफिडेविट उसका जवाब देगी। इसीलिए इस चैप्टर के साथ मैंने आप लोगों को एफिडेविट भी बताना जरूरी समझा कि वो एफिडेविट के साथ जवाब देगी। अब एफिडेविट का इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को जान लीजिए। एफिडेविट कभी कभी जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस भी बन जाता है। इस बात को भी आपको जानना होगा कि वह कैसे एविडेंस वह बन जाता है। उस पर एक जजमेंट भी है, जजमेंट की भी मैं बात अभी करूंगा। जजमेंट है सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायणन 1988 का, CSCC का, वहां पर आ रहा हूँ मैं। तो एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट होता है कि कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हैं तो उसमें एक तो वेरिफिकेशन होता है, उसका मतलब है कि आपने उसको वेरीफाई कर लिया, और तब उसको वेरिफिकेशन में किसी मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी और कमिश्नर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, किसी नोटरी पब्लिक की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वेरिफिकेशन तो व्यक्ति खुद करता है और बाद में उसको ओथ के द्वारा एफिडेविटेड फॉर्म में उसको सबमिट करता है। तो एफिडेविट होता है अलग से, ठीक है ना, जिसकी चर्चा की गई है ऑर्डर 19 में, मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था। और एफिडेविट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है कि यदि आपने एफिडेविट को नहीं फाइल किया तो फिर आपका सूट अधूरा माना जाएगा और वो उसी ग्राउंड पर डिसमिस हो सकता है। तो एफिडेविट आपको फाइल करना है। अब एफिडेविट जब आप फाइल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने ओथ के द्वारा, आपने शपथ लेकर यह कहा है कि मैं सारे फैक्ट्स को जानता हूं, जो मेरे नॉलेज में है वो मैं जानता हूं, और दूसरा जो आपने दूसरे स्रोत से पता किया है वो इंफॉर्मेशन के थ्रू जो आया है उसकी भी जानकारी आपको देनी है। अब यहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है कि जो आपके नॉलेज में है, मतलब जो केस का पूरा हिस्ट्री तो आप जानते हैं नॉलेज में, तो वहां पर आपसे सत्यता की उम्मीद की जाती है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन के थ्रू आ रहा है वो कहीं उसका रेफरेंस आप डालिए। जब आप डालते हैं एफिडेविट में कि यहाँ पर जो है वो कैम टू नो थ्रू इंफॉर्मेशन, पैरा नंबर इतना इतना इतना, तो वह उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वह आप डॉक्यूमेंट ढूंढ कर लाए हैं, वो इंफॉर्मेशन आप ढूंढ कर लाए। यहाँ पर जो केस पूरा है, जिसका नॉलेज आपको है, वह तो उससे तो उम्मीद की जा रही है कि आप सत्यता की बात करेंगे, लेकिन यह भी उम्मीद की जा रही है कि आप जो इंफॉर्मेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं वह इंफॉर्मेशन जो है वो किसी अन्य स्रोत का है, वो अभी रिलायबल स्रोत हो, अदरवाइज आप ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इसीलिए उसमें नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की बात कही जाती है कि यह पैरा जो है एज पर माई नॉलेज ट्रू है, और यह पैरा जो है एज पर माई इंफॉर्मेशन ट्रू है। मतलब नॉलेज का मतलब कि उस केस का नॉलेज आपको है, जो फैक्ट्स का नॉलेज आपको, जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसका नॉलेज आपको है, आप कॉन्फिडेंट हैं, और जो इंफॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं वो किसी और स्रोत से आपके पास आया है, लेकिन उसके भी ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिसिटी की जांच आपको ही करनी है, क्योंकि आप एफिडेविट दे रहे हैं। क्लियर है? अब है कि इसका एसेंशियल कंटेंट क्या क्या है। जब आप एफिडेविट आप देते हैं तो उसका एसेंशियल कंटेंट क्या क्या है? पहला चीज तो है कि इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड मेड बाय ए पर्सन। वह जो पार्टी है
या तो सिविल सूट में, क्रिमिनल सूट में वो पार्टी भी नहीं कर सकता है। सिविल सूट में वह जो पार्टी है, वह पार्टी यहाँ पर एज ए पर्सन, एज ए पार्टी के रूप में नहीं, एज ए पर्सन के रूप में वहां पर एफिडेविट कर सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है, एफिडेविट कर सकता है। क्रिमिनल केस में जो एक्यूज है उसको यह अधिकार नहीं है। दूसरा क्या है कि यह जो एफिडेविट जो भी होगा वो फैक्ट से ही रिलेटेड होगा। एफिडेविट जो होगा वो फैक्ट्स पर ही आधारित होगा। फैक्ट्स के अलावा आप किसी चीज पर बात बनाना चाहेंगे एफिडेविट में, एफिडेविट तो एक ही पेज का होता है। बात जो बनाना था आप तो सूट में बना चुके, यहाँ बात बनाना चाहेंगे तो उसका परमिशन आपको नहीं मिले। वह हो सकता है कि आपका एफिडेविट को रिजेक्ट कर दिया जाए। तीसरा क्या है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। मुंह जवानी एफिडेविट नहीं होता, इट मस्ट बी इन राइटिंग। चौथा क्या है कि यह इट मस्ट बी इन द फर्स्ट पार्टी, द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्टी। मतलब जो एफिडेविट कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्टी के रूप में कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा है कि यह मजिस्ट्रेट के सामने का ओथ होना चाहिए। हाई कोर्ट में ओथ कमिश्नर करते हैं, लोअर कोर्ट में नोटरी पब्लिक करते हैं। नोटरी पब्लिक को मजिस्ट्रेट का पावर है और यहाँ पर जो ओथ कमिश्नर है उसको भी मजिस्ट्रेट का पावर है, तो उनके सामने ही आप कर सकते हैं। अब तो मैंने एसेंशियल्स की बात की, अब इसमें कंटेंट क्या क्या होता है। यहाँ पर कंटेंट दो ही चीजों पर आता है जो मैंने भी आपको की। एक तो आपके पर्सनल नॉलेज पर वह बेस्ड है। नॉलेज का मतलब पूरे फैक्ट्स की जानकारी आपको है, जो डॉक्यूमेंट आपने सप्लाई किया है उसकी जानकारी आपको है। कुछ चीजें जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट से आपके पास कोई फाइल आया अपील के लिए, तो आप वहां पर जो आप फैक्ट्स दिख रहे हैं बोलेंगे एज पर रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड से आपको मिला है, आपने नहीं उसको दिया है, वो रिकॉर्ड से आया है। लेकिन जब सूट फाइल आप कर रहे हैं तो एज पर नॉलेज जो है वो आप जो फैक्ट्स पर आप बात कर रहे हैं, वहां भी फैक्ट्स है, यहाँ भी फैक्ट्स है। यहाँ पर फैक्ट्स आपने सप्लाई किया है, वहां पर फैक्ट्स कोर्ट ने सप्लाई किया है एज पर रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट। और यहाँ पर जहाँ फैक्ट्स है एज पर माई नॉलेज। दूसरा क्या है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, कौन कौन कह रहा है। तो एज पर योर नॉलेज है और वहां पर आपको कहना पड़ेगा एज पर योर नॉलेज इट्स ट्रू, क्योंकि आप उससे भाग नहीं सकते हैं कि एफिडेविट जो है वह इम्पोर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है। आपने जो प्लेंट में कहा है उससे भी आप भाग नहीं सकते क्योंकि आपने एफिडेविट किया हुआ है, इसीलिए एफिडेविट करवाया जाता है। आप बाद में मुकर नहीं जाइए। अब क्या है कि कोई पार्टी, अपोजिट पार्टी, यदि आपके एफिडेविट पर क्वेश्चन खड़ा करना चाहे, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन प्रोविजन तो आपको जानना चाहिए, यदि खड़ा करना चाहे तो वह लगता है कि कुछ कंट्रोवर्शियल चीज आपने एफिडेविट में दी है तो वह फाइल कर सकता है एफिडेविट इन रिप्लाई। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन यह प्रोविजन है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर जो एफिडेविट फाइल किया गया है वह कंट्रोवर्शियल है, वह गलत है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में आप एफिडेविट इन रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। या फिर आप जो डिपोनेंट है जिसने एफिडेविट फाइल किया है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में बुला सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा उसको झूठा साबित कर सकते हैं। तो दो रेमेडी आपके पास है एज एन अपोजिट पार्टी, एज एन अपोनेंट आपके पास दो रेमेडी है। एक तो आप एफिडेविट इन रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, दूसरा आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में बुला सकते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन से आप चीजों को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है जो दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कभी कभी लोगों को लगता है कि एफिडेविट क्या है, बहुत लाइटली एफिडेविट पर साइन कर दे, तो इस बात को आप जान लीजिए कि आप एफिडेविट यदि गलत देते हैं कोर्ट में यदि गलत एफिडेविट देते हैं तो इसको ऑफेंस माना जाता है, परजूरी का ऑफेंस माना जाता है इंडियन पिनल कोड के तहत और इसमें आपको सजा हो सकती है। सेक्शन 191 ऑफ द आईपीसी इसमें एप्लीकेबल होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं करिएगा जिससे कि क्लाइंट को पनिशमेंट हो जाए। एफिडेविट भी वकील ही तैयार करता है, क्लाइंट तो साइन करता है, क्योंकि क्लाइंट को तो वकालत की चीजों का पता ही नहीं होता बहुत सारी चीज। तो यह ऑफेंस माना जाए, परजूरी का माना जाएगा कि आपने गलत बयानी की है, गलत ओथ लिया है, गलत एविडेंस दिया है
तो ऐसी स्थिति में आपको जेल भी हो सकती है, मतलब जिन्होंने एफिडेविट दिया है उसको जेल भी हो सकती है। तो यह सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है।